हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करेंगे 16 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आप इसी तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी वांट, है ना। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू लाइक द वीडियो एज वेल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस विद क्वेश्चंस। फर्स्ट पहले प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके जवाब आपके लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम सीधे चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आज का पहला सवाल प्रीलिम्स के लिए है, देखो, कोरियन पेनिनसुला इज लोकेटेड बिटवीन। तो आपको बताना है कि कोरियन पेनिनसुला इनमें से कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो यू हैव टू टेल अस दैट। इसके ऑप्शन है ईस्ट सी एंड साउथ चाइना सी, ईस्ट सी एंड सी ऑफ ओखोत्स्क, येलो सी एंड ईस्ट चाइना सी, या येलो सी एंड ईस्ट सी। तो आपको बताना है इनमें से किसके बीच में लोकेटेड है आपका कोरियन पेनिनसुला। ठीक है ना, तो दैट इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर। दूसरा सवाल है, इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स आर यूनिक बिकॉज। इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स यूनिक क्यों है? ऑप्शंस आर बिकॉज दे फ्लो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सरफेस विंड्स, बी they circulate from equator the poles uninterrupted, their travel speed is not affected by ocean depth, and they are only currents to be sandwiched between two eastward flowing ocean currents। तो आपको बताने इनमें से क्या रीजन है कि इक्वेटोरियल करंट जो है वो यूनिक है। सो दीज आर द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ITCZ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आई थिंक इसमें हाँ इनकरेक्ट बताना है। पहला कह रहा है ITCZ इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस एट द थर्मल इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स मीट। दूसरा कह रहा है इट इज अ लो प्रेशर बेल्ट एंड माइग्रेट्स विद द चेंजिंग पोजिशन ऑफ थर्मल इक्वेटर। तीसरा कह रहा है इन दिस जोन एयर टेंड्स टू डिसेंड। एंड चौथा कह रहा है around 20th June each year the sun is overhead at 23.5 degrees south the tropic of Capricorn। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शंस आर 1 and 2, 3 and 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है ना, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आंसर्स मैं आपको बता देता हूं जरूर, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करना। पहला सवाल मैंने पूछा था कि कोरियन पेनिनसुला इनमें से किसके बीच में लोकेटेड है। ऑप्शन आंसर इसका क्या होगा? ये एक्चुअली में ये ईस्ट एशिया का पार्ट है। जो कोरियन पेनिनसुला है वो ईस्ट एशिया का पार्ट है, और ये लोकेटेड किसके बीच में है? ये लोकेटेड है येलो सी और ईस्ट सी के बीच में। येलो सी और ईस्ट सी के बीच में ये लोकेटेड है। ठीक है ना, येलो सी एंड ईस्ट सी के बीच में लोकेटेड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एंड दैट इज अ थिंग। आप लोग के लिए मैंने ये मैप भी ला दिया, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। लेट्स सी दैट एज वेल। एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये कोरियन पेनिनसुला है। दिस इज द नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला पार्ट। यहाँ पे आपको ये ईस्ट सी दिख रहा है, दिस इज द ईस्ट सी वाला पोर्शन, है ना, दिस इज ईस्ट सी। और यहाँ पे आपको देखो येलो सी दिख रहा होगा। तो ईस्ट सी और येलो सी दोनों के बीच में आपका कौन सा कोरियन पेनिनसुला? ईस्ट सी इधर हो गया और ये येलो सी हो गया। इसके बीच में ये आपका नॉर्थ कोरिया, ये आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल यहाँ पे देखो सियोल दिख रही है, ऊपर आपको प्योंगयांग दिख रही है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और फिर नीचे इधर दैट इज अनदर पार्ट, जापानीज पार्ट एंड ऑल। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये ईस्ट सी है, ये येलो सी, और ऊपर आपका कोरियन बे है। तो दिस इज द आंसर फॉर दैट फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था, इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स आर यूनिक बिकॉज। इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स यूनिक क्यों होते हैं आपसे मैंने पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ए मतलब कि यहाँ पे दे फ्लो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सरफेस विंड्स। ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे कहा बिकॉज दे फ्लो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सरफेस विंड्स। तो ये आपका रीजन हो गया कि क्यों ये इस क्वेश्चन का आंसर ए क्यों है। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स जो होते हैं वो क्यों यूनिक होते हैं, बिकॉज दे फ्लो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सरफेस विंड्स। ठीक है ना, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ITCZ। तो ITCZ के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे। देखो, पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एंड तीसरा स्टेटमेंट जो लिखा है, इट इन दिस जोन द एयर टेंड्स टू डिसेंड करके जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट ज़रूर आपका गलत होगा। बिकॉज यहाँ पे एयर क्या करेगी, ये ऐसी जोन रहेगी जहाँ पे एयर असेंड करेगी। ठीक है ना, इट्स अ
लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे एयर असेंड करेगी, तो दैट इज द थिंग व्हाई इट इज रॉन्ग। एंड चौथा सवाल जो स्टेटमेंट था ड्यूरिंग द 20th जून सन इज ओवरहेड एट 23.5 डिग्री साउथ एंड ऑल, है ना, तो यहाँ पे ये गलत हो गया कि 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये 20-22 दिसंबर के आसपास वो टाइम आता है जब साउथ उसमें रहता है, इसलिए ये चौथा स्टेटमेंट है। तो 3 and 4 विल बी द इनकरेक्ट वन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये स्टेटमेंट्स गलत थे। आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाई इंडिया एंड पाकिस्तान नीड्स मोर डायलॉग एंड बेटर बायलैटरल टॉकिंग मैकेनिज्म, एक्सप्लेन दिस इन द लाइट ऑफ रीसेंट मिसाइल मिसफायर। तो क्यों आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और ज्यादा डायलॉग होना चाहिए, प्लस दोनों के जो बायलैटरल टॉकिंग मैकेनिज्म्स है, बायलैटरल बातचीत करने के जो साधन है, उनको और इंप्रूव करने की जरूरत है, एक्सप्लेन करो इन द लाइट ऑफ रिसेंट मिसाइल मिसफायर। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा चीज़ें कि क्या क्या हो सकती थी बिकॉज ऑफ दैट। अगर प्रॉपरली बातचीत कर लेते हैं तो पहले ही ये मैटर एस्केलेट नहीं होता है ना। अगर बातचीत नहीं करेंगे ऑब्वियसली ज़्यादा मैटर एस्केलेट करेगा। और सपोज करो टाइमिंग कुछ और होती, मान लो कि ये बालाकोट जब एयर स्ट्राइक हो रही थी उस समय का मिसफायर होता, तो वो अलग कंटेक्स्ट में लिया जाता, वहां पर फिर आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं और वहां पे हो सकता है दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज है तो एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट भी कर सकती हैं, है ना। तो इसलिए बायलैटरल टॉकिंग मैकेनिज्म और जो डायलॉग है वो बहुत ज़्यादा आपका इंप्रूव्ड लेवल पे होना चाहिए, वेदर यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ एनिमी, जो भी आपके साथ चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आप इसमें लिखने की कोशिश करिएगा। एडिटोरियल वैसे आज इसी पे है तो थोड़ा सुन लोगे तो और अच्छा लिख पाओगे, है ना। तो बी विद अस। अब आज एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिसमें सिटीजन्स और फॉरेनर्स राइट्स की बात की जाती है। देखो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, और कुछ राइट्स हैं जो फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ऐसे राइट्स की हम बात कर ले, क्योंकि हर साल यूपीएससी ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछता ही है ना। तो याद रखिएगा ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो दोनों अवेलेबल है, सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, लेकिन फॉरेनर्स में एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। फॉरेनर्स में भी एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। तो इसमें ऐसे कौन से राइट्स हैं? ऐसे राइट्स हैं आर्टिकल 14 जो कि कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 20 जो कि कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 21 जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21A जो कि कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 22 कहता है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये राइट्स दोनों को अवेलेबल है, यानी कि ये इंडियन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और ये फॉरेन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। अब कुछ ऐसे राइट्स जो केवल और केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ऐसे राइट्स हैं, सॉरी यहाँ पे, हाँ, ऐसे राइट्स जो है वो राइट्स कौन से हैं? आर्टिकल 15 ऐसे राइट्स में आता है, आर्टिकल 15 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 16 यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 19 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम, जिसमें ए आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी आता है असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, सी आता है टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस, डी आता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ई आता है टू रिसाइड एंड सेटल ऑन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड एफ आता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो these are the 6 rights under article 19. I hope you got clarity. Article 29 protection of language, script and culture of minorities, article 30 right of minorities to establish and administer educational institution। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैं हमेशा इसको ऐसे याद रखता हूँ कि मेरे को याद है कि 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। यही आप लोग भी याद रखो कि 15, 16, 19, 29 और 30 अवेलेबल नहीं है फॉरेनर्स को। अगर आप इतना याद रखते हो ना तो आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। घुमा फिरा के कैसे पूछेगा आप आंसर कर लोगे। क्या है?
15, 16, 19, 29 और 30 अवेलेबल नहीं है। किसको? फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। बाकी जो मैंने राइट्स बताए वो ज़रूर याद रखना। यूपीएससी कभी भी आपको आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 में कंफ्यूज करके पूछ सकता है, तो वो आप गलत नहीं करिएगा, ठीक है ना। दूसरा जो टॉपिक आज का है वो है ब्लॉकचेन गेमिंग का टॉपिक। तो अब यहाँ पे ब्लॉकचेन गेमिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे गेम्स जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो, है ना। गेमिंग की मेथोडोलॉजी जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो कि स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। ब्लॉकचेन क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो कि स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, एंड इट रिलाइज ऑन द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज फॉर द स्टोरेज ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। तो अलग अलग कंप्यूटर्स में स्टोरेज होती है, इसीलिए इसको एक आदमी का कंट्रोल नहीं रहता है इसके ऊपर। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क्स में है, इसलिए आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, और इसकी बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज रहती है, ठीक है ना। तो आप इसको कंट्रोल नहीं करते, आप इसको ओन नहीं करते, पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है, ठीक है ना। अब ब्लॉकचेन गेमिंग क्या है? बेसिकली दे आर ऑनलाइन वीडियो गेम्स जो कि डेवलप होते हैं बाय इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आ सकती है? एक है एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स के थ्रू। कैसे नॉन फंजिबल टोकन्स के थ्रू? सपोज करो आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें मैप की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आर्मर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है, सपोज करो, है ना। अब सपोज करो आप कोई गॉड ऑफ वॉर टाइप का गेम खेल रहे हो। गॉड ऑफ वॉर टाइप का गेम है, उसमें मान लो आपके पास कोई वेपनरी है, कोई नया वेपन है जो आपको चाहिए। अब उसका क्या हो सकता है कि नॉन फंजिबल टोकन्स की मदद से वो इन गेम वर्चुअल एसेट्स आपको मिल सकते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स के रूप में इन गेम वर्चुअल एसेट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन ओन आर्मर, यू कैन ओन द मैप, यू कैन ओन द लैंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो एनएफटी के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो। तो एनएफटी आपको ऑलरेडी पता है कि ये ब्लॉकचेन की मेथोडोलॉजी के थ्रू है ना। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स, बेसिकली इनको ओनरशिप करने के लिए आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू विल हैव अ सिक्योर्ड ओनरशिप ऑफ द इन गेम एसेट। आपके गेम का जो एसेट है वो आपका सिक्योर्ड ओनरशिप आपको मिल जाएगा, है ना। दूसरा जो मेथड है वो है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। जैसे आपने कोई चीज़ परचेज कर ली, है ना। जैसे कई बार गेम्स आप खेलते हैं तो गेम्स में आपने देखा होगा कि आपको पैकेज मिलते हैं कि भैया 299 में ये खरीद लो, 499 में ये खरीद लो, है ना। जैसे मैं कई बार खेलता हूँ, तो फीफा में भी ऐसा ऑप्शन आता रहता है कि भाई 199 में ऐसा पैकेज है। PSG ये पेस मोबाइल खेलते हैं तो उसमें भी कई बार ऐसा आ जाता है ना। तो ये भी ऑप्शंस रहते हैं, तो आप उनके मदद से। तो अब क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप इन गेम एसेट्स खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको कोई प्लेयर खरीदना है, आपको कोई एसेट खरीदना है, तो आप उसको इन गेम खरीद सकते हो बाय यूजिंग दिस क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। उसी तरीके से गेमिंग कॉइन्स, ये भी बिटकॉइन के माध्यम से गेमिंग कॉइन्स जैसे कि एक्सी इन्फिनिटी हो गया है, एंजिन कॉइन्स हो गए, ये भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही इन गेम एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे ये सारी मेथोडोलॉजी जो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी ब्लॉकचेन गेमिंग के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। ब्लॉकचेन गेमिंग के अंतर्गत आएगी, एंड इनको रेगुलेट करना ज़रूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बनता है इससे, है ना। जो गेम्स है उसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू है, उसके एसेट्स को बेच करके इतना ज़्यादा रेवेन्यू बनाया जाता है कि आप समझ नहीं सकते गेमिंग इंडस्ट्री अपने आप में कितनी बड़ी है। और वैसे भी इस बार का अगर आपको बजट याद हो तो इस बार के बजट में साफ साफ कहा गया है कि AVGC सेक्टर, जो गेमिंग सेक्टर है, जो कॉमिक सेक्शन है ना, जो विजुअल सेक्टर है, वीडियो सेक्टर है ना, एनिमेशन सेक्टर है, एनिमेशन, वीडियो गेमिंग एंड कॉमिक्स, तो ये सारे सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा टैप किया जाएगा AVGC सेक्टर को। तो उसी कारण आपको याद भी होगा कि इसमें जो बिटकॉइंस है उसमें 30% का जो उन्होंने टैक्स लगाया, क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स भी लगाया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको रेगुलेट करना काफ़ी ज़रूरी है ना। दैट इज द रीजन विच इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अदर प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, अदर इश्यूज हैं कि इनको रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, फ्रंट पेज पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज के न्यूज़पेपर की है फ्रंट पेज की, वो है कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि वियरिंग हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लामिक रिलीजन, ठीक है ना। तो वियरिंग हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना है। कर्नाटका हाईकोर्ट एक्चुअली में एक पिटिशनर्स का वो देख रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यूनिफॉर्म के लिए उनको कहा जाता है और वो हिजाब नहीं पहन पा रहे हैं कॉलेजेस में। और ऐसे में उन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट है वो स्कूल से और कॉलेजेस को पनिश
पनिश करें फॉर दैट रीजन। बट कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसका उल्टा किया, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूट्स अगर चाहें तो वो आपको यूनिफॉर्म मैंडेटरी कर सकते हैं, एंड यू हैव नो राइट टू, मतलब कि उसको आप मना नहीं कर सकते, है ना। दैट इज समथिंग विच द हाई कोर्ट हैज सेड, एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अगर कहा है तो वी कैन नॉट comment on that judgment and all. But as per the high court as of now, wearing hijab is not an essential part of the practice of Islam. साफ साफ कहा गया है wearing hijab is not essential part of the practice of Islam, ठीक है। तो I hope you got clarity what the Karnataka High Court is said. उनका ये भी कहना है कि देयरफॉर इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीड बाय आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चूँकि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है आपके रिलीजन का, इसलिए ये गारंटीड नहीं है बाय आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज व्हाट द हाई कोर्ट हैज सेड। द कोर्ट सेट इट वाज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एट द कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। तो जो स्कूल्स के अंतर्गत जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं यूनिफॉर्म पहनने के लिए, जो मैंडेटरी किया जा रहा है और हिजाब जो मना किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड देयरफॉर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे जो 3 जज बेंच थे, एंड इसमें ऋतुराज अवस्थी, कृष्णा दीक्षित एंड जे एम काजी, ये 3 जजेस थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्नाटका में ऑलरेडी जैसे एक ऑर्डर चल रहा है जिसका जो कि यहाँ पे लिखा है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 का, जिसमें यूनिफॉर्म्स स्कूल एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्कूल में यूनिफॉर्म को मैंडेटरी कर सकते हैं, एंड कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट के थ्रू अगर कुछ और करना चाहे तो जब तक वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तब तक उसको करने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए इस बार कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस क्वेश्चन को देखा कि वेदर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस और नॉट, तो इसमें वो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं लिख भी दिया मैंने, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इट इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक फेथ, एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म इज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है, एंड गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ऑर्डर दैट दे कैन नॉट इनवैलिडेट दैट, है ना। एंड द कोर्ट्स ये भी कहा कि वो अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे बिकॉज इट इज़ परमिसिबल, कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। तो दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, लास्ट से हम और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे तो ऐसी ये एप्पल्स ऐप स्टोर मीट्स इट्स नेमेसिस इन ईस्ट, इसके बारे में तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च में मैं आपको एक प्रीलिम्स का टॉपिक आया है तो वो बता दूँ, MTCR के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो MTCR एक्चुअली में 1987 में एक मैकेनिज्म था, 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको हम बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। क्या बोलते हैं? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम बोलते हैं। और एक ये इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है अमंग द स्टेट्स दैट सीक्स टू लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये ऐसी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेट्स का एक ग्रुप है जो कि लिमिट करना चाहता है टू लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जो कि लिमिट करना चाहता है प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत 35 मेंबर्स हैं, 35 मेंबर्स हैं इसके अंतर्गत। एंड इंडिया जो है वो 2016 यानी कि जून 2016 में इसका मेंबर बना था। इंडिया वॉज एडमिटेड इन MTCR इन जून 2016। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि चाइना इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ MTCR। चाइना जो है वो MTCR का मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। और MTCR का एम है कंट्रोलिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स, है ना। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए बना है। एंड इट वाज देयरफॉर एक्सपैंडेड इन 1992 टू इंक्लूड द डिलीवरी सिस्टम्स फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स एज वेल। तो ओवरऑल ये बना था स्टार्टिंग में न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, लेकिन 1992 में इसके अंतर्गत केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी इंक्लूड कर दिया कि भैया इनका प्रोलिफरेशन भी आपको रोकना है, ठीक है ना। ये भी इनकरेज करता है कि कोई एक्सपोर्ट ना करे ऐसी मिसाइल्स जो कि डिलीवर कर सके किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, है ना। और ऐसी मिसाइल्स स्पेशली जो कि 500 किलोग्राम से ज़्यादा का पेलोड ले जाती हों, एटलीस्ट
300 किलोमीटर्स एंड ऑन, उससे ज़्यादा, तो उसके ऊपर। तो इसीलिए पहले जो ब्रह्मोस की रेंज थी वो 300 किलोमीटर के अंदर रखी गई थी, लेकिन जब से इंडिया MTCR का मेंबर बना है तो अब ब्रह्मोस की रेंज वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहले ब्रह्मोस की रेंज जो लिमिटेड थी वो इसी रीज़न से लिमिटेड थी क्योंकि इंडिया जो था वो इसका पार्ट नहीं था MTCR का, लेकिन अब इंडिया MTCR का पार्ट है, इसलिए अपनी ब्रह्मोस की रेंज भी हम 300 से ऊपर कर सकते हैं। MTCR एक वॉल्यूंटरी रिजीम है, ये भी आपको याद रखना है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन मेंबर्स के ऊपर नहीं फोर्स करती है, एंड इट हैज़ नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एज वेल। ये वॉल्यूंटरी रिजीम है, ये मतलब वॉल्यूंटरी है, नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन इट्स मेंबर्स एंड इट हैज़ नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एज वेल। इंडिया को इसकी मेंबरशिप से क्या फ़ायदा मिला? इंडिया की इमेज एक नॉन प्रोलिफरेटर की इमेज बन गई है ना, और इंडिया को ईजिली हो गया कि वो जो मिसाइल मेकिंग कंट्रीज़ हैं कि वो टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र करें। एंड इंडिया इज़ ओनली वन ऑफ द 4 अनरिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स जो कि MTCR का पार्ट है। जैसे कि 4 जो अनरिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स, उनमें पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इंडिया आता है, क्योंकि हम NPT के मेंबर नहीं, लेकिन न्यूक्लियर हमारे पास पावर है ना। पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और इंडिया। पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ, इन चारों कंट्रीज में से इंडिया एकमात्र है जो कि MTCR का मेंबर है, तो ये एक बड़ी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं इंडिया सोलर कैपेसिटी। यहाँ पे ऑथर ने बताया कि देखो इंडिया ने रिकॉर्ड 10 गीगावाट सोलर एनर्जी ऐड की है 2021 में, और हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी इस समय चल रही है, इंडिया हैज़ नाउ सरपास 50 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड पावर। तो हमारे पास 50 गीगावाट की जो क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड पावर है वो हमने क्रॉस कर ली है ना, और ये फरवरी 2022 में ही हमने ये मिशन पास कर लिया था। एंड दिस द माइलस्टोन फॉर इंडिया टुवर्ड्स 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जर्नी बाय 2030। तो 2030 तक हमने चूंकि वायदा किया कि हम 500 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे, है ना, हमने वादा किया ना 500 गीगावाट हम प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030, है ना। तो अब उसमें से 50 गीगावाट तो हमारा सरपास हो चुका है सोलार का, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ऑथर ने कहा है कि इसमें दिक्कत एक ये है कि हमारा जो ये पूरा है, इसमें ज़्यादातर जो पावर है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ग्राउंड माउंटेड सोलार फोटोवोल्टेक सिस्टम। तो ग्राउंड माउंटेड जो सोलार फोटोवोल्टेक सिस्टम्स है वहाँ से ज़्यादा पावर है, यानी कि लगभग 42 गीगावाट हमारा ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम से आता है। वहीं पे जो रूफ टॉप सोलार है उसमें केवल 6.48 गीगावाट आता है, यानी कि केवल 6.48 गीगावाट हमारा रूफ टॉप सोलर से आता है, और 42 गीगावाट हमारा ग्राउंड माउंटेड फोटोवोल्टेक से आता है, और 1.48 गीगावाट हमारा ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टेक से आता है। तो ये डिवीज़न है जिसमें कि हमको रूफ टॉप वाला रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा ऑथर का कहना है कि रूफ टॉप वाला हमको अगर बढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा कंसनट्रेटेड, ज़्यादा पिन पॉइंटेड, ज़्यादा अच्छे से हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और ट्रांसमिशन और मैकेनिकल लॉसेस भी जो है, ट्रांसमिशन लॉसेस भी जो है वो काफ़ी कम आएंगे, ठीक है ना। और उसमें फाइनेंसिंग भी कम लगती है, ये सारी चीज़ें आपको ऑथर बता रहे हैं। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि देखो क्या दिक्कत है, कई जगहों पे फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही कि जो रूफ टॉप सोलार है उसमें जो करना चाहते हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है, कई बैंक्स और कई ये फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल मैकेनिज्म की ज़रूरत है होनी चाहिए जिसमें ताकि क्रेडिट मिल सके। इसके अलावा जो ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का, जो कि नेट मीटरिंग और ये सब प्रोवाइड करते हैं, उनका भी थोड़ा रवैया बहुत ही उदासीन रवैया रहता है, काफ़ी नॉन एक्साइटेड रवैया रहता है। एंड इसीलिए जो RTS यानी रूफ टॉप सोलर है वो बहुत लो अपटेक है इस कंट्री में, उसका अभी भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में ऑथर ने कहा कि भैया एटलीस्ट गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, इनको एक्सप्लोर करना चाहिए कि एक तो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करें, दूसरा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तो चलो सोलार आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो देखे कि ये चलते हुए हालत में हो, प्लस जो लोग लगवाना चाहते हैं नेट मीटरिंग और ये फॉर द सोलार, उसके लिए डिस्कॉम्स को भी चाहिए कि वो थोड़ा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें और उनको प्रोवाइड कराएं वो सारी चीज़ें जो उनको ज़रूरत पड़ती है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि फोटोवोल्टाइक में जैसे सोलार पावर उसका काफ़ी ज़्यादा रेट इंडिया में गिर चुका है ना, बहुत ही सस्ते दामों में सोलार एनर्जी मिल सकती है। तो एक चीप इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी है, ऑब्वियसली बात है सोलार पावर चीप इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी है, और काफ़ी ज़्यादा हम उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट जो हम प्रोड्यूस करते, इक्विपमेंट जो नीडेड है फॉर सोलार सेल एंड ऑल, वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हम चाइना से ले रहे हैं। तो वो चाइना से हम ले रहे हैं, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब ऐसे
ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो ऑथर ने उसका एक सोल्यूशन दिया है कि ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि हम सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल अपनाएं। सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल क्या बोलता है? सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल बोलता है कि आप जो यूज़ कर रहे हो फोटोवोल्टाइक, जैसे आपने उसको यूज़ कर लिया, फिर वो क्या हो गया, वेस्ट में कन्वर्ट हुआ। अब आप वेस्ट से उसको दोबारा से क्या करो, रीयूज़ करो, यू अगेन रीयूज़ दैट, है ना। तो जब आप उसको रीयूज़ करोगे तो दैट इज़ वन ऑफ द मेथड जहाँ से आप यहाँ पर इसको कर सकते हो, मतलब कि यूटिलाइज कर सकते हो। तो रीयूज़ की सर्कुलर मेथडोलॉजी उन्होंने कही, रिसाइकल करने की और रीयूज़ करने की फोटोवोल्टाइक सप्लाई चेन को, तो ये यहाँ पे सजेस्ट किया गया ऑथर द्वारा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत सारी चीज़ें छूट दी जा रही हैं। यूएस ने चाइना को कहा है कि भैया रशिया का सपोर्ट मत करना, है ना। कल ऐसी खबर आ रही थी कि रशिया जो है वो चाइना से मदद मांग रहा है फॉर द यूक्रेन वॉर एंड ऑल। तो मतलब वो यूक्रेन का वॉर भी जीत नहीं पा रहे हैं इतने आसानी से, है ना। जैसा लग रहा था कि बहुत आसानी से जीत जाएंगे और ये होगा वो होगा, वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो दैट इज़ द बिग थिंग टू नोटिस, है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में और हमको डिस्कस करना है। यूएन रेजोल्यूशन फोकसेस ओनली ऑन वन रिलीजन। अब इंडिया का कहना भी, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन जिसमें उन्होंने 15 मार्च को ये कहा कि इट विल बी डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ठीक है ना, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो इंडिया ने कहा कि ये एक कंसर्न वाली चीज़ है क्योंकि यहाँ पे केवल एक रिलीजन को एलिवेट किया जा रहा है टू द लेवल ऑफ इंटरनेशनल डे एंड इट माइट क्रिएट सम ट्रबल्स इन द अपकमिंग फ्यूचर। ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि देखो जो हमारे टी.एस. तिरुमूर्ति जी हैं, उनका ये भी कहना था कि भाई एंटी सेमाइटिज्म भी तो हुआ। अब एंटी सेमाइटिज्म मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये जो टर्म यूज़ होता है ना, ये ज्यूइश के अगेंस्ट यूज़ होता है। जब ज्यूइश के अगेंस्ट मतलब उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ज्यूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट, तो उसको एंटी सेमाइटिज्म बोलते हैं। ये स्पेसिफिक टर्म है, ये टेक्निकल टर्म है, याद रखिएगा। अगर एंटी सेमाइटिज्म लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ज्यूइश की बात चल रही है। दूसरा क्रिश्चियनोफोबिया भी था, इस्लामोफोबिया तो ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कई बार एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट और एंटी सिख फोबियाज भी रहे। जैसे कई रूलर्स इंडिया के रहे हैं, जैसे टीपू सुल्तान को ले लो, टीपू सुल्तान हैज़ बीन एन एंटी हिंदू रूलर, है ना। तो टीपू सुल्तान जैसे व्यक्ति भी रहे हैं। तो ऑथर ने वही कहा कि ऐसे यहाँ पे केवल एक रिलीजन नहीं है जिसके अगेंस्ट मतलब कि मतलब जो कि रिस्पॉन्सिबल रहा है फॉर इस्लामोफोबिया और जस्ट फॉर दैट ओनली। ऐसे कई रिलीजन्स है जिसके अगेंस्ट फोबियाज रहा है, और पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी कई ऐसे रिलीजन के लोग हैं जो दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट ऐसे फोबियाज को फैला रहे हैं। तो ये आके केवल एक रिलीजन को स्टेचर दे देना कि दिस इज अ डे टू अगेंस्ट दैट एंड दैट, तो ये सही नहीं है। सारे रिलीजन्स को उतना ही केवल अब्राहमिक रिलीजन्स को देना ये गलत है। यूके ब्रीफ्ड ऑन स्टेटस ऑफ एफसीआरए कर्व्स ऑन ऑक्सफैम। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा ऑक्सफैम जो है वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, एनजीओ है, जिसको कि एफसीआरए यानी कि ये आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं प्रोवाइड किया गया। एफसीआरए के तहत इसको रजिस्ट्रेशन नहीं प्रोवाइड किया गया। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे यूके को हमने इन्फॉर्मेशन तो दे दी है। अब देखो ऑक्सफैम ने अभी एक रिपोर्ट निकाली थी, मैं थोड़ा उसका नाम लेना चाहता था ताकि आपका रिवाइज रहे पार्ट। इनइक्वालिटी किल्स नाम की जो रिपोर्ट आई है ना अभी रिसेंटली, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। इनइक्वालिटी किल्स नाम की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ऑक्सफैम लेकर के आया है। यूके बेस्ड कंसोर्टियम है 21 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का। ऑक्सफैम क्या है? यूके बेस्ड एक कंसोर्टियम है, लगभग 21 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंतर्गत आती हैं। इसका ग्लोबल प्रेजेंस है और इसने ये भी कहा था कि इनइक्वालिटी है एक डेथ सेंटेंस। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था इनइक्वालिटी इज बेसिकली अ डेथ सेंटेंस। इनइक्वालिटी इज अ डेथ सेंटेंस, जहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है उसके साथ मतलब इस तरीके से चीज़ें होती हैं। मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन जो रहती है उसके ऊपर एक इकोनॉमिक वायलेंस होता है। इट इज़ द टर्म दैट दे हैव यूज्ड, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वायलेंस। तो ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एफसीआरए के बारे में आपको पता होगा कि ये इमरजेंसी के टाइम में 1976 में लाया गया था क्योंकि उस समय बहुत सारे कंसर्न्स चल रहे थे कि फॉरेन पावर जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं इंडियन मैटर्स में एंड ऑल। तो ये 1976 में लाया गया था। 2010 में इसको अमेंड किया गया था, है ना, याद रखिएगा, टू कंसोलिडेट द लॉ। 2010 में इसको अमेंड किया गया था एंड देन इसके अलावा 2020 में इसको फिर से अमेंड किया गया और ज़्यादा स्ट्रिक्टर बनाया गया। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि एक बैंक अकाउंट आपको SBI दिल्ली में खोलना पड़ेगा, है ना, 5 साल में रजिस्ट्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है।
एंड इसके अलावा एक बैंक अकाउंट जो कि SBI दिल्ली में होगा, एंड दैट विल बी ओपन फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स एंड ऑल। एंड इसके अलावा वो एनुअल रिटर्न्स फाइल करेंगे। दे मस्ट नॉट ट्रांसफर द फंड्स टू अनदर NGOs को पैसा नहीं ट्रांसफर करेंगे। एंड एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स रिसीट्स ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये लोग जो हैं वो पैसा नहीं रेज कर सकते हैं फॉरेन NGOs से। एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, ऑफिस बियरर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पॉलिटिकल नेचर हो गई, ये सब पैसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो मिस फायरिंग एंड इट्स ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी है। देखो, ऑथर ने कहा कि एक मिसफायर हुआ, मिसाइल गई पाकिस्तान में। चलो, दोनों का रिस्पांस काफ़ी मैच्योर्ड रहा। पाकिस्तान ने कोई ये नहीं एलिज किया कि भैया ये इंटेंशनली किया है इंडिया ने, और इंडिया ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सॉरी कहा। इसके अलावा उन्होंने एक इंक्वायरी भी ऑर्डर की। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अपनी तरफ से दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन की और कहा। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ का अभी जो बायलैटरल मैकेनिज़्म है, यानी कि जो इस तरीके के मैकेनिज्म, वो अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है, और क्राइसिस मैनेजमेंट सही नहीं हो सकता है। दोनों साइड्स डू नॉट हैव हाई कमिश्नर्स, बोथ साइड डू नॉट हैव हाई कमिश्नर्स ऑन द अदर साइड। देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल डायलॉग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द टू साइड्स हैव नॉट हेल्ड एक्सपर्ट लेवल टॉक्स ऑन न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं हो रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ऐसे में इस तरीके की गलतियां होगी, अगर मिसफायर होगा या ये होगा, तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए सही नहीं है। इट माइट अफेक्ट वन और दी अदर। ठीक है ना, ऑथर ने वही कहा कि अभी तो देखो, चलो दोनों ने रेडिकली नहीं किया है, मतलब बिहेव नहीं किया है, बट इट माइट बी अ केस कि अगर टाइमिंग कुछ और होती तो हो सकता था कि जो रिस्पांस है दोनों साइड्स का वो कुछ और होता है ना। तो दैट माइट एस्केलेट, एंड ऐसे एस्केलेशन में नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा हम जैसे सिटीजन्स को, है ना, मेरा आपका नुकसान होगा। एंड दीज आर द थिंग। तो ऑथर ने कुछ रीजंस बताए कि क्यों ऐसा है कि यहाँ पे हार्डली दे आर हैविंग सम टॉक्स एंड ऑल। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान वैसे तो प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स करते हैं। एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों का कि जब फ्लाइट टेस्ट होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है एक दूसरे के साथ। लेकिन क्रूज मिसाइल्स के केसेस में ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की जाती है अभी। तो जैसा कि ये जो मिसाइल थी, ये सुपरसोनिक, ये आपका ब्रह्मोस कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो कि एक क्रूज मिसाइल है। इस कारण से तो मिसफायर की इन्फॉर्मेशन जो है वो, तो ऑथर ने वही बताया कि जब भैया आपके नोटिफिकेशन, प्री नोटिफिकेशन आपको क्रूज मिसाइल भी इंक्लूड करना चाहिए। पहली चीज़ आपको क्या करना चाहिए, प्री नोटिफिकेशन में केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी जगह उनके साथ साथ अब आपको क्रूज मिसाइल का भी देना पड़ेगा कि भैया हम टेस्ट करना है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सेकेंड है, दूसरी चीज़ कि दोनों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत सालों से नहीं किए। अब उनको समय आ गया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और इस तरीके की बातचीत करना शुरू कर दें। ठीक है ना। एंड तीसरा उन्होंने कहा कि जो रीजनल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी रिजीम है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे एक चाइना जैसा न्यूक्लियर स्टेट भी है जो कि इंगेज करने से रिफ्यूज कर देता है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए एंड ऑल। तो ऐसे में पाकिस्तान और इंडिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बीच में एटलीस्ट इतनी बातचीत करके रखें कि कभी भी इस तरीके का स्टैंड ऑफ या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना बने। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड, है ना। एंड इसके अलावा इनको बहुत जल्दी एक ऐसी मैकेनिज्म लाना पड़ेगा जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करे एक दूसरे को, और क्राइसिस पीरियड्स को अवॉइड कर सके, है ना, ताकि जो पीस टाइम है वो क्राइसिस में कन्वर्ट ना हो। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। यही सारा आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस पे था। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप जितना ज़्यादा हमको प्रमोट करेंगे हमको उतना अच्छा लगेगा। सो दैट इज़ इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।